नमस्कार साथियों, मैं नितेश त्रिपाठी। विधि संगम लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, YouTube के माध्यम से जो आने वाले एग्जाम है, चाहे वो राजस्थान एपीओ हो, यूपी एचजेएस हो या आने वाली वैकेंसी यूपी जे या यूपी एपीओ, सब में मित्रों नए आपराधिक विधि तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और खासतौर से राजस्थान में तो नया विधि नहीं है, लेकिन यूपीएचजेस है या जो भी है, तो उसमें नया है, लेकिन पुराने एक्ट का भी अभी भी महत्व बना हुआ है। ठीक है, तो नए एक्ट तो आप पढ़िए, पुराने को इग्नोर करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि कई चैनल वालों ने बोला जब नया एक्ट आया तो बहुत उत्साह से कि इसको फाड़ कर फेंक दो, आग लगा दो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पुराने केसेस हैं वो आपको पुराने एक्ट पर ही निर्णय होंगे उसके। ठीक है, तो इस वजह से इसका महत्व आने वाली जो भी वैकेंसी है उसमें भी रहने वाला है। ठीक है, तो इसको आप सोच समझ कर और नया पढ़िए और पुराने का भी महत्व बना हुआ। ठीक है, तो फिलहाल पुराना एक्ट आपके आने वाले जो भी जनवरी में एग्जाम है राजस्थान एपीओ, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पुराना है। ठीक है, तो अभी हम जो भी यहाँ पर क्लासेस लेंगे, तो सीआरपीसी तो आप कई बार पढ़े होंगे और ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि वास्तव में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आयोग आपका पूछेगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से जो भी यूट्यूब पर यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसके अतिरिक्त क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं है। अभी हम बेयर एक्ट को देखते हैं, उसके बाद से एक क्लास हम लेंगे और एक आध क्लास, उस क्लास में हम आपको इम्पोर्टेंट जो भी केसेस हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, लीडिंग केसेस या जो नए केसेस हैं जो कि संभावित हो सकते हैं आपके राजस्थान एपीओ के लिए, तो उसको भी हम लेकर चलेंगे, या फिर यूपी एचजीएस के लिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम शुरू करते हैं कि सीआरपीसी के लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो पहला तो इसका ईयर आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, 1973 का ये एक्ट है, इसको भी हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक पूछता है कि इसका जो नंबर है, नंबर यानी कि उस ईयर में किस नंबर पर ये कानून आया। ठीक है, तो वो भी हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये एक्ट का संख्यांक नंबर क्या है। ठीक है, यानी किस नंबर पर ये एक्ट अधिनियम बना। ठीक है, तो ये जो इसका इसका जो नंबर है मित्रों, इसका जो संख्या नंबर है, ठीक है, संख्या या इसकी जो नंबरिंग थी, संख्यांक जो आप देखते हैं कि जब लिखा रहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तो उसके नीचे पोस्ट में या ब्रैकेट में आपको लिखा रहता है कि 1974 का संख्यांक, यानी कि 1974 में दूसरे क्रम पर ये एक्ट कानून के रूप में आया। ठीक है, सरकार ने इसको कानून के रूप में लाया। तो ये संख्या नंबर इसका है, ये 2 है, लेकिन ये 1973 का ना होकर किसका है, 1974। ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1974 है संख्या, और लेकिन यहाँ पर 1973 का ये अधिनियम है। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग में कभी भी इस ईयर को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर आपका गया तो आप हाइट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, पहले की तरह आसान पेपर नहीं आता है, और एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चा वही क्वेश्चन पेपर लगा रहा है, बैठकर चैनल के माध्यम से देख रहा है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कीजिए। रट्टा रट्टा मार वाली पढ़ाई से कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ का दिमाग अलग होता है। यहाँ आपको सब कुछ याद है, अरे इन्होंने ये पढ़ाया, इस चैनल ने पूरा वो क्वेश्चन पेपर ये हल करवा दिया, ये वो तमाम तरह की बातें हम लोग, लेकिन हमने चूंकि एग्जाम दिया है, यहाँ का दिमाग वहाँ का दिमाग अंतर होता है। ठीक है, यहाँ आपका अगर 100% दिमाग काम करेगा तो वहाँ आपका मात्र 40% दिमाग ही काम करता है। तो 40% दिमाग में आप सोचिए कि क्या आपका रटा हुआ चीजें वहां पर नहीं याद आती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। कॉन्सेप्ट अगर आपका रहेगा तो चीजें याद आ जाएंगी और बेहतर याद आएंगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का तरीका ये है। ठीक है, कि इसकी इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संख्यांक नंबर। ठीक है, ये आता है, और खासतौर से जब आप उत्तरांचल जाएंगे, उत्तरांचल एग्जाम देने, तो उत्तरांचल में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं।
ठीक है, संख्यांक पूछता है उस एक्ट का। तो ये हमको दिमाग में। और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, कोई भी एक्ट हो, कोई भी आपका सिलेबस का एक्ट हो, उसमें हमें एक बात ध्यान देनी है कि उसमें कितने कुल चैप्टर हैं। अगर वो पार्ट में बटा हुआ है अधिनियम, तो कितने पार्ट हैं, उसमें कुछ शेड्यूल दिए गए हैं, तो कुल कितने शेड्यूल हैं, कुल कितने सेक्शन हैं, या अगर सीपीसी है तो कुल कितने ऑर्डर हैं, कुल कितने रूल हैं, सारा कुछ दिमाग में आपके ए से लेकर जेड तक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन, और खासतौर से एपीओ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एपीओ में ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं कि कितने पार्ट, कितने सेक्शन। तो यही हम सीआरपीसी में भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि सीआरपीसी में कुल कितने, इसमें मित्रों चैप्टर है। ठीक है, तो इसके कुल जो, जब हम चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम चैप्टर की बात करते हैं कुल, तो कुल चैप्टर कितने हैं? 37। ये भी हमको दूसरा क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा कि सीआरपीसी में कुल कितने चैप्टर हैं। तो यस, इसमें 37 चैप्टर है। ठीक है, सेक्शन की बात यहाँ पर तुरंत कर लेते हैं क्योंकि ये सब आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो सेक्शन आप जानते हैं 484, इसमें सेक्शन भी दिए गए किसमें? सीआरपीसी। ठीक, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि दिमाग में रखना है। इसके अलावा इसमें शेड्यूल भी दिया गया है। ठीक है, कुल शेड्यूल कितने हैं? इसमें 2 शेड्यूल या 2 अनुसूचियां, जब आप सीआरपीसी का एक्ट खोलेंगे तो सबसे पीछे 2 अनुसूचियां दी गई हैं। ठीक है, पहले अनुसूची में यही बताया गया कि आईपीसी या अन्य विधियों में जो भी दंड दिया गया है, तो कौन कौन से जमानती हैं, कौन कौन से संज्ञेय हैं, किस कोर्ट द्वारा ट्रायबल है। इसके अलावा अनुसूची 2 में क्या दिया गया है? फॉर्म। ठीक है, जमानत के फॉर्म कैसे होते हैं, बॉन्ड के फॉर्म कैसे होते हैं। तो इस प्रकार के जितने फॉर्मेट हैं वो अनुसूची 2 में आपको दिए गए। ठीक है, तो ये भी दिमाग में हमको रखना है कि 2 अनुसूची है। पहले अनुसूची में अपराध वो संज्ञेय है कि जमानती है कि अजमानती है, इसके अलावा किन कोर्ट द्वारा ट्रायबल है, ये दिया गया है। और दूसरी अनुसूची में क्या मित्र दिया गया है? तो उसमें फॉर्मेट दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसको भी दिमाग में हमें रखना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला चैप्टर 1 to 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके तमाम डिफिनेशन दिए गए हैं। ठीक है, संज्ञेय क्या होता है, अजमानती क्या होता है, थाना क्या होता है, तमाम तरह की बातें। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मित्रों अध्याय 1 जो इसका है, तो सेक्शन 1 का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे मित्रों। ठीक है, सेक्शन 1, तो इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है मित्रों, तो ये सेक्शन 1 को बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि कोई भी एक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो वो एक्ट कब अस्तित्व में आया। ठीक है, अस्तित्व में आया, इसका अर्थ क्या हुआ? इनेक्टमेंट डेट, अधिनियमन डेट, उसका तारीख, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो इनेक्टेड डेट है, ठीक है, इनेक्टेड डेट आपका क्या है? इसका जब इनेक्टेड डेट अगर पूछा जाएगा तो ये हम क्या करेंगे? 25 जनवरी। ठीक है, ये आपका 25 जनवरी इसका इनेक्टेड डेट है। ठीक है, ईयर आपको फिर वही इसमें याद रखिएगा 1973 का भले ये एक्ट है, लेकिन जितने ईयर हैं, चाहे वो संख्यांक हो वो 1974, चाहे वो इनेक्टेड डेट ये 1974 ही रहेगा। याद रखिए 25 जनवरी 1974। ठीक है, इसके अलावा इन्फोर्समेंट डेट, इन्फोर्समेंट क्या होता है? इनेक्टेड तो आप जानते हैं कि जिस समय राष्ट्रपति महोदय उस पर सिग्नेचर कर देते हैं वो कानून का रूप आ जाता है। इन्फोर्समेंट डेट कार्यपालिका का कार्य है। कब से कानून तो बन गया, उसके आ गया लाइब्रेरी में कि हाँ भैया ये कानून रेडी है, अब उसको कब से लागू करना है ये सरकार के ऊपर है। ठीक, कब से लागू करना है, किन क्षेत्रों में लागू करना है, ये सब कुछ सरकार का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो भी दिमाग में हमको रखना है। इन्फोर्समेंट डेट 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, ये भी 1974। ठीक है, तो ये जो डेट है 2, ये आपके दिमाग में रखना है कि इनेक्टमेंट डेट क्या होता है और इन्फोर्समेंट, ये हर एक अधिनियम के लिए लागू है। और वही
रूल यहाँ भी सीआरपीसी पर हम लागू कर रहे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक अधिनियम से पूछता ही पूछता है, और खासतौर से एपीओ जैसे एग्जाम में। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। इसके अलावा मित्रों एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन सेक्शन 1 से, चाहे वो किसी भी अधिनियम का हो। उसके अंतर्गत ये जैसे इसमें तीन चीजें दी गई। क्या क्या दिया गया है? संक्षिप्त नाम, ठीक है, शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट, और इसका क्या है? कमिटमेंट। यानी कि ये कब से ये प्रवर्तन में आता है, इन्फोर्समेंट में आता है। ठीक है, तो ये जो तीन शब्द है याद रखो, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, इसको प्रीलिम्स में बनाकर अब पूछना शुरू कर देता है। पूछता क्या है कि सेक्शन 1 में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट टाइटल है, या इसका क्या है? इसका विस्तार है, या संक्षिप्त नाम और विस्तार दोनों है, या संक्षिप्त नाम और प्रारंभ दोनों है, या संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ तीनों है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक एक्ट के संदर्भ में आपके दिमाग में रखना होगा कि सेक्शन 1 में जहां पर दिया है कि इस अधिनियम का नाम क्या है, विस्तार क्या है, या इसके प्रवर्तन की तारीख क्या है, तो इसमें से कौन कौन शब्द सेक्शन 1 में दिए गए हैं, चाहे वो कोई भी एक्ट हो जो आपके सिलेबस में हो, ये भी हमें दिमाग में रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आने इस प्रकार के शुरू हो गए। ठीक है, तो वही इसमें संक्षिप्त नाम आप जानते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 90, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर, और इसके अलावा इसमें ये बात आपके दिमाग में रखनी होगी कि अध्याय 8, 10 और 11, ठीक है, अध्याय 8, 10 और 11, ये आपको संख्या याद रखनी होगी कि चैप्टर 8, 10 और 11। ठीक है, तो इसके संदर्भ में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये नागालैंड को और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगा, यानी कि 8, 10 और 11 लागू होगा। इसके अतिरिक्त सीआरपीसी के अन्य प्रावधान अभी फिलहाल लागू नहीं होगा। हाँ, वहाँ के राज्य सरकार का मतलब क्या है? वहाँ का विधान परिषद या विधानसभा, जो भी आप कहिए। ठीक है, विधान अगर परिषद नहीं है तो विधानसभा ही उसे कहेंगे। तो विधानमंडल अगर वो चाहे तो पूरे सीआरपीसी को लागू कर सकता है, लेकिन वर्तमान में 8, 10 और 11 यही 3 चैप्टर लागू। ठीक है, वहाँ की विशेष परिस्थिति है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ की परंपराएं और वहाँ के अन्य चीज़ों को देखते हुए कि वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रखे। भाई किसी के भी आप जनजातीय जो भी उनके रूल हैं, अगर उसको आप छेड़छाड़ करेंगे तो शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान बनाएंगे। ठीक है, तो नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर ये चीजें लागू है। जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में हम संविधान का जो शेड्यूल 6 है उसके अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में हमको ये चैप्टर 8, 10, 11 ये आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जनजातीय क्षेत्रों का वही यहाँ पर 6वीं अनुसूची, ठीक है, 6वीं अनुसूची के पैरा 20 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, असम और असम के अलावा मेघालय भी है, मिजोरम भी है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ राज्य हैं जहाँ के जनजातीय क्षेत्रों पर ये चीजें लागू नहीं होगी, यानी कि सिर्फ 8, 10 और 11 लागू होंगे, बाकी पूरी सीआरपीसी लागू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इन्फोर्समेंट डेट यहाँ पर दे दिया है 1974 का, जो अप्रैल का फर्स्ट है, यानी कि 1 अप्रैल 1974 को ये क्या हो जाएगा, इसका इन्फोर्समेंट डेट लागू, इन्फोर्समेंट डेट इसका 1 अप्रैल 1974 दिया गया। ठीक है, तो इस डेट को भी याद रखना है, और इसके अलावा इनेक्टेड डेट 25 जनवरी 1974 को भी हमें दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है जो कि प्रारंभिक तौर पर आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब आपको देखते हैं नेक्स्ट इसकी परिभाषाएं जो सेक्शन 2 में दिया गया डिफिनेशन। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी जल्दी देखते हैं। तो ये सब तो आपको याद ही रखना है कि क्योंकि परिभाषाओं के संदर्भ में हमेशा ही दिमाग में रखिएगा कि इसमें सेक्शन आते ही आते। ठीक है, कि ये सेक्शन, ये परिभाषा जमानती अपराध की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो किसमें दी गई है? 2A में,
2B, 2C, 2D, जो भी परिभाषाएं दी गई हैं उसका सेक्शन जुबान पर रखना, यानी ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको रटना है कि किसमें क्या दिया गया है। जमानती अपराध के संदर्भ में आएगा तो सीधे आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल यानी कि जमानती अपराध वो अपराध होता है कि जो कि फर्स्ट शेड्यूल में जमानती अपराध के रूप में दर्शाया गया है। या नॉन, इसमें याद रखिएगा 2A में जमानती भी दिया है और किसकी परिभाषा दी गई है, अजमानती भी। दोनों परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या सिर्फ जमानती बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात किया गया है या नॉन बेलेबल, तो यह दोनों के बारे में इसमें बात किया गया, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल का जो आप कॉलम है, ठीक है, वो कॉलम उसका जो पांचवा कॉलम, तो उसमें जब आप देखेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल जब आप खोलेंगे तो उसमें कुल मिलाकर 6 कॉलम है। ठीक है, तो जो पांचवा कॉलम है उसमें बताया गया कि कौन कौन से ऑफेंस जमानती होते हैं और कौन कौन से ऑफेंस नॉन अजमानती होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं। तो ये जमानती और अजमानती कौन कौन से अपराध, जैसे कि उसमें तो आईपीसी के बारे में बात किया है कि ये आईपीसी की जितनी भी धाराएं हैं, जो भी दंडिक प्रावधान दिए गए हैं, उसके बारे में ये प्रथम अनुसूची बनाया गया है। इसके अलावा प्रथम अनुसूची का जो दूसरा खंड है वो अन्य विधियों के संदर्भ, यानी कि आईपीसी पर भी लागू होता है सीआरपीसी, इसके अलावा अन्य विधियों पर भी ये सीआरपीसी लागू होती है। ठीक है, तो इसको देखते हुए बस आपको सिर्फ जमानती का आएगा तो यस, फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 5, ठीक है, कॉलम 5 भी दिमाग में आपको रखना होगा। कौन सा कॉलम? कॉलम 5। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन का हिस्सा हो सकता है कि फर्स्ट शेड्यूल के किस कॉलम में जमानती अजमानती की बात की गई है। हाँ, कॉलम 5 में बात की गई। ठीक है, तो ये आपके एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो जमानती और अजमानती। नेक्स्ट आपको देखते हैं, ये देखिए सीआरपीसी बहुत ही लेंदी है और सीआरपीसी पढ़ने में मजा भी आता है, लेकिन इसके लिए समय होगा तो खैर वो हम यूट्यूब के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एग्जाम की डेट आ गई है, जल्दी जल्दी हमको रिविजन करें। ठीक है, आरोप चार्ज को भी आप देख लीजिएगा। चार्ज में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते, 2B तो बनेगा ही बनेगा, सेक्शन तो पूछेगा ही पूछेगा। आरोप के अंतर्गत, ठीक है, आरोप के अंतर्गत ये सेंटेंस याद रखिएगा, सेंटेंस का ये हिस्सा कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष इसमें शामिल होगा। ठीक है, इसको जुबान पर रख लेना है, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार एचईएस का एग्जाम हुआ था तो ये शब्द आया था कि आरोप के अंतर्गत क्या क्या है। ठीक है, आरोप के अंतर्गत कई आरोप हैं या इस प्रकार के 4 पॉइंट दिया था, लेकिन याद रखिएगा सीआरपीसी में जो शब्द प्रयोग किया गया है भाई, इस वाक्य को वो तोड़ मरोड़ कर आपको उसमें ऑप्शनल में दे सकता है। आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब दिमाग में मत रखिएगा। सही क्या है? सही वही है जो बेयर एक्ट कह रहा है। ठीक है, तो बेयर एक्ट की भाषा ही हमको दिमाग पर रखनी है, बाकी कुछ भी उसका वो समान अर्थी कुछ भी बनाए उस पर ध्यान हमें नहीं देना। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि आरोप में क्या शामिल है, जो बेयर एक्ट कह रहा है। ठीक है, संज्ञेय अपराध, इसके संदर्भ में भी हमने आपसे अभी कहा कि अनुसूची या शेड्यूल फर्स्ट की यहाँ पर बात फिर हम उठाएंगे कि अनुसूची या शेड्यूल फर्स्ट में जो कॉलम 4 है, ठीक है, इसमें आपको क्या है कॉलम, इसमें सॉरी, इसका जो कॉलम है मित्रों, इसका जो कॉलम है वो कॉलम कौन सा है? 4। ठीक है, 6 कॉलम में से जो चौथा कॉलम है उसमें बता दिया गया है कि आईपीसी के किस किस ऑफेंस को हम संज्ञेय कहेंगे, किस किस ऑफेंस को असंज्ञेय कहेंगे। ठीक है, तो उसमें भी ये बातें आपको देखने को मिलेंगी और फिर वही प्रथम अनुसूची को दिमाग में हमें। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, यानी कि जो ये शेड्यूल में बनाए गए हैं कि कौन कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल होंगे, कौन कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होंगे, बेलेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे, ये तय कौन करता है?
ये तय कौन करता है? तो हाँ, सरकार है, ठीक है? राज्य सरकार या विधायिका किसी भी अपराध को वो चाहे जो अभी के लिए कॉग्निजेबल है उसे नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय बना सकता है। जो अभी के ऑफेंस है जो कि बेलेबल हैं उसे नॉन बेलेबल बना सकते हैं। यानी कि राज्य सरकार के ऊपर है कि शेड्यूल में कोई भी चेंजिंग चाहे तो वो आसानी से कर सकता है। किसी अपराध को किसी भी क्रम में संज्ञेय, अजमानती यानी कि जो भी उसको चेंजिंग लगता है उसे वो कर सकता है। इसके लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है? तो कुल मिलाकर अगर आप वकील भी हैं या एक सामान्य व्यवहारिक क्वेश्चन आता है कि ये हम कैसे जानेंगे, कोई जानने का तरीका नहीं है। शेड्यूल फर्स्ट उठाओ, चेक करो कि आईपीसी में कौन कौन सी धाराएं कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत दिया गया जो ऑफेंस है वो संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, जमानती है कि अजमानती है, ठीक है? ये हम शेड्यूल फर्स्ट में देख लेंगे। तो यहाँ थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट और अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा कि आईपीसी, ठीक है? आईपीसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सीधे हम कहाँ पर जाते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में जाते हैं, ठीक है? और फर्स्ट शेड्यूल का भी पार्ट कौन-सा? पार्ट फर्स्ट, इसका भी पार्ट फर्स्ट, ठीक है? 2 पार्टों में ये भी बना हुआ है। फर्स्ट जो इसका शेड्यूल है ये 2 पार्टों में, ठीक है? पार्ट 1 सिर्फ किसकी बात करता है? आईपीसी, यानी कि आईपीसी के अंतर्गत जितने दिए गए ऑफेंस हैं उसके लिए वो एक प्रावधान है, ठीक है? कि कौन कौन से आईपीसी के कौन कौन से ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, संज्ञेय, असंज्ञेय। इसका जो मित्रों पार्ट 2 है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और ये इसका जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है? सेकेंड पार्ट अन्य विधियों के संदर्भ में बात करता है, ठीक है? ये अदर लॉ या अन्य विधि के बारे में बात करता है। अन्य विधि से मतलब क्या है? भाई जो अपराध होते हैं समाज में तो एक सामान्य विधि तो है। सामान्य विधि कौन सी है? सामान्य विधि यस आईपीसी है, ठीक है? सामान्य विधि आईपीसी, आईपीसी में जितने भी ऑफेंस होते हैं जो सामान्य ऑफेंस होते हैं वो उसमें दिए गए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, कई जैसे बच्चों से संबंधित अपराध हुए, महिलाओं से संबंधित अपराध हुए, एसटी एससी से संबंधित अपराध हुए, इन अपराधों के लिए विशेष विधियां भी बनाई गई, ठीक है? स्पेशल लॉ। तो स्पेशल लॉ में क्या है कि उसमें भी अपराध की परिभाषा, अपराध के दंड के बारे में बताया गया। तो पार्ट 2 उनके लिए है। देखिए विशेष विधि में स्पेशल लॉ का एक मित्रों बहुत बड़ा फीचर्स ये होता है, ठीक है? इस स्पेशल लॉ का सबसे बड़ा फीचर्स ये होता है कि उसमें अपराध तो दिए रहते हैं, उसके लिए दंड का भी प्रावधान रहता है। इसके अलावा मित्रों स्पेशल एक्ट में जनरली उस अपराध के बारे में बता दिया जाता है। उस अपराध के बारे में बता दिया जाता है कि ये अपराध जमानतीय है, अजमानती है, ये अपराध संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, ये अपराध किस न्यायालय द्वारा ट्रायबल है, ठीक है? कौन सा कोर्ट इसे देखेगा और इसके अलावा कौन सा न्यायाधीश उसे देखेगा, फर्स्ट क्लास देखेगा या सीजीएम साहब देखेंगे, कौन देखेंगे? ये सब कुछ स्पेशल विधि में, यानी कि एक जो प्रोसीजरल पार्ट है जो कि सीआरपीसी किसके लिए स्पेशली बनाई गई है? आईपीसी के लिए। तो वो टोटल प्रोसीजरल पार्ट इस स्पेशल एक्ट में स्वयं उसी स्पेशल एक्ट में दिया गया रहता है, ठीक है? दिया गया रहता है कि कौन कौन से ऑफेंस संज्ञेय है, कौन कौन से ऑफेंस असंज्ञेय है या कौन कोर्ट उसे ट्राई करे। लेकिन मान लीजिए कभी हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है कि स्पेशल एक्ट में उस ऑफेंस के बारे में दे दिया गया हो, उस ऑफेंस के सेंटेंस के बारे में दे दिया गया हो, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि वो ऑफेंस संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल क्या है, या किस कोर्ट द्वारा वो ट्राई किया जाए। तब जाकर आप ये जो इसका फर्स्ट शेड्यूल है, पहली अनुसूची जो सीआरपीसी में दिया गया, इसका सेकेंड पार्ट फिर प्रयोग में हम लाएंगे, ठीक है? क्योंकि पहला पार्ट तो आईपीसी के लिए सुरक्षित है, उसमें तो आप कुछ भी नहीं का आप कर पाएंगे। लेकिन हाँ, सेकेंड पार्ट अदर विधियों के लिए जो ये स्पेशल लॉ जिसमें सीआरपीसी के जो प्रावधान हैं, जो प्रोसीजर पार्ट है, वो प्रोसीजर पार्ट इस स्पेशल एक्ट में अगर स्वयं दिया हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो हमें सेकेंड पार्ट देखनी आवश्यक। लेकिन अगर स्पेशल एक्ट में नहीं दिया गया है प्रोसीजर पार्ट,
तब तो आपको आना पड़ेगा कहाँ पर, सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट के संदर्भ में जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक सामान्य स्थिति आप समझ जाइए कि अन्य विधियों के संदर्भ में कुछ रूल, ठीक है। अदर लॉ के संदर्भ में कौन कौन प्रावधान करता है, पार्ट टू किसका, शेड्यूल फर्स्ट का, ठीक है। शेड्यूल फर्स्ट का पार्ट टू अन्य विधियों के संदर्भ में बात करता है। तो अन्य विधि या स्पेशल एक्ट में अगर प्रोसीजर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो एक सामान्य रूल ये याद रखिएगा कि 3 वर्ष तक के जो मामले होते हैं, यानी कि जिन अपराधों में या स्पेशल एक्ट में अगर 3 वर्ष तक के मामले हैं, तो वो मामले किसके अंतर्गत आएंगे, वो मामले असंज्ञेय मामले होंगे। पहला असंज्ञेय मामले होंगे, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल मामले होंगे, और दूसरा वो मामले कैसे होंगे, वो मामले बेलेबल होंगे, जमानतीय, ठीक है। तो ये दिमाग में रख लेना है कि अन्य अपराधों के संदर्भ में अगर प्रोसीजर नहीं दिया गया है, तो वहां पर जो भी अपराध दिए गए हैं जिसके लिए 3 वर्ष तक की अगर सजा का प्रावधान है, तो वो अपराध क्या हो जाएंगे, नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध कहे जाएंगे, और दूसरा वो अपराध जमानतीय होंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त 3 वर्ष से ऊपर, ठीक है, इसके अतिरिक्त ये आपका ये हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त 3 वर्ष से ऊपर, ठीक है, 3 वर्ष से ऊपर के जो भी ऑफेंस रहेंगे, चाहे इसमें मृत्यु दंड हो, ठीक है, डेथ पेनल्टी हो, मृत्यु दंड हो, या इसमें आजीवन कारावास या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रयोग किया गया, ठीक है, आजीवन कारावास, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई भी प्रावधान उस स्पेशल एक्ट में दिया गया है और उसके संदर्भ में बताया नहीं गया है कि वो संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, जमानती है कि अजमानती है, तो वहां हम अपना इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें उसको हम देखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग 3 वर्ष से ऊपर के अपराध, चाहे वो मृत्यु दंड से हो, आजीवन कारावास से हो, चाहे कोई भी कारावास से हो, बशर्ते 3 वर्ष से ऊपर होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगे, अजमानती, नॉन बेलेबल, अजमानती हो जाएंगे, और प्लस क्या हो जाएंगे, कॉग्निजेबल, संज्ञेय ऑफेंस, यस, संज्ञेय अपराध हो जाएंगे वो, ठीक है, संज्ञेय अपराध। तो इस प्रकार आप स्पेशल एक्ट के संदर्भ में रूल सेकेंड पार्ट शेड्यूल फर्स्ट के सेकेंड पार्ट से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोग को बता दें, ठीक है। तो संज्ञेय वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवाद हमेशा ही आता है ठीक है, कि कंप्लेंट कहते किसे हैं, 2D में दिया गया है, ठीक है। टू घ हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट दिमाग में रखिएगा कि इंग्लिश में याद करना आसान रहता है, ठीक है। तो 2A 2B 2D ऐसे याद करिएगा, ग घ ग वहां पर कंफ्यूज आप हो जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश का ही वर्जन कोशिश कीजिएगा कि सेक्शन वाले जो धाराएं हम लोग याद करते हैं, धाराएं या उनकी उपधाराएं, ठीक है, सब सेक्शन, उसको हम लोग इंग्लिश में ही याद करने का प्रयास करेंगे, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। परिवाद कंप्लेंट यहाँ पर एक तो आपको सेक्शन आएगा ही आएगा, इसके अलावा मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से ये एक तो ये लिखित और मौखिक दोनों आपको दिमाग में रखना है कि मजिस्ट्रेट से परिवाद दोनों रूप में हो सकती है, लिखित और मौखिक, ठीक है। लिखित और मौखिक किया गया अभिकथन कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, अपराध किया है, ठीक है। तो ये भी शब्द दिमाग में रखना है कि ये जो कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति है वो भले जानता ना हो कि अपराधी कौन है, किसने अपराध किया है, क्या किया है, इससे बस उसने देखा है कि एक अपराध हुआ है और वो मजिस्ट्रेट के पास आ सकते हैं। जैसे कि एफआईआर पुलिस अधिकारी से आप लिखवाते हैं, ठीक है, बस आप अपराध होते हुए देखते हैं, अपराधी कौन है इससे आपको क्या मतलब, ठीक है। अपराध हुआ, सरकार के कानून व्यवस्था पर प्रश्न आ गए, बस आप एफआईआर लिखवाइए, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाइए, वह स्थिति परिवाद, ठीक है। परिवाद एक विकल्प है। अगर एफआईआर नहीं आप चाहते हैं या पुलिस अधिकारी एफआईआर नहीं लिखती है, तो आप परिवाद करिए, कंप्लेन करिए। तो इसमें भी जैसे एफआईआर होता है मौखिक लिखित, ये भी मौखिक लिखित हो सकता है, ठीक है। आप ओरली बोलिए, मजिस्ट्रेट साहब लिखेंगे,
लिखित देना चाहें तो आप लिखित वहाँ पर दीजिए। अपराधी ज्ञात हो अज्ञात हो इससे कोई मतलब नहीं है, बशर्ते अपराध होना चाहिए, ठीक है। किंतु इसके अंतर्गत क्या होगा, पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगी। इस वजह से मित्रों कि दो प्रकार से मजिस्ट्रेट संज्ञान करता है, एक तो परिवाद के आधार पर और दूसरा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग इस वजह से किया गया कि दोनों का जो विचारण का जो ट्रायल होता है उसका तरीका सीआरपीसी में अलग अलग दिया है, ठीक है। तो इस वजह से परिवाद अलग है और पुलिस रिपोर्ट अलग है। दोनों आधार पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, दोनों आधार पर ही विचार होता है, लेकिन विचार की प्रक्रिया सीआरपीसी में अलग अलग दी गई है। इसी वजह से इसको भी हम अलग ही मानेंगे, ठीक है। यानी परिवाद के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है कि इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगा, ठीक। तो ये जो भी पॉइंट हमें यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं वो आपके प्रीलिम्स के क्या है क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के ये क्वेश्चन है, उसको दिमाग में हमें रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसका स्पष्टीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि यदि किसी मामले में अन्वेषण के पश्चात कोई, जैसे कि मान लीजिए पुलिस अधिकारी को आपने एफआईआर किया, पुलिस थाने पर आपने एफआईआर किया, ठीक है। और एफआईआर में ये बात, भाई एफआईआर तो सिर्फ संज्ञेय अपराध का होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को पुलिस ने एफआईआर के माध्यम से लिखा और फिर अन्वेषण शुरू कर दिया। अन्वेषण शुरू किया, उसके बाद से अन्वेषण के पश्चात मालूम होता है कि नहीं भैया कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ, ये जो ऑफेंस था वो क्या था, नॉन कॉग्निजेबल था, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल था। तो उस स्थिति में जो ये पुलिस अधिकारी, भाई कोई भी जब एफआईआर लिखी जाती है तो ए से लेकर जेड तक, एफआईआर लिखने से लेकर अन्वेषण यानी कि पुलिस रिपोर्ट तक सारी प्रक्रिया आपको घटना रिपोर्ट के माध्यम से किसको देनी होती है, मजिस्ट्रेट को देनी होती है, ठीक है। जो भी उस अपराध के संदर्भ में जो भी अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट है उसको आप घटना रिपोर्ट, जिसको ऑकरेंस रिपोर्ट भी इंग्लिश में कहते हैं, तो ऑकरेंस रिपोर्ट आपको देनी होती है, किसको, मजिस्ट्रेट को। उस अपराध पर भाई सबका क्षेत्राधिकार होता है, थाने का क्षेत्राधिकार अलग होता है। कई थानों से मिलकर किसी मजिस्ट्रेट को दे दिया जाए कि इन थानों को आप देखोगे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी 2-3 थाने को दे दिया गया कि ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देखेंगे, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन उन थानों पर रहेगा, यानी कि उन थानों के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे उनको संज्ञान या उस पर जुडिशियल कंट्रोल कौन करेगा, वो संबंधित मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। तो जिस प्रकार पुलिस का क्षेत्राधिकार बटा रहता है उसी प्रकार न्यायिक क्षेत्राधिकार भी बटा रहता है, ठीक है। तो वो अगर पुलिस रिपोर्ट के जरिए पुलिस अधिकारी ये कहता है कि नहीं अन्वेषण के पश्चात वो संज्ञेय न होकर बल्कि क्या है असंज्ञेय अपराध है, तो फिर वो जो रिपोर्ट है, जो पुलिस रिपोर्ट, वो उसको क्या कहा जाएगा, वो पुलिस रिपोर्ट न कहलाकर क्या कही जाएगी, परिवाद कही जाएगी, परिवाद कंप्लेंट, ठीक है। और जो पुलिस अधिकारी है वो क्या कहलाएगा, कंप्लेनेंट या परिवादी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर दिमाग में रख लेना है कि किसी मामलों में अगर ये असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल अपराध प्रकट होता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट क्या समझी जाएगी, परिवाद, ठीक है। और ये जो पुलिस अधिकारी है ये क्या समझा जाएगा, ये परिवादी समझा जाएगा। ये भी प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इसको दिमाग में रख लेना है। हाई कोर्ट यहाँ पर मित्रों एक और है ठीक है। इसमें पैनल में वो चीजें लिखी तो नहीं है, लेकिन यहाँ बेयर एक्ट जब आप पढ़ेंगे बेयर एक्ट तो उसमें लिखा रहेगा कि परिवार से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य, हाँ देखिए लिखा है, सॉरी, तो मजिस्ट्रेट द्वारा ये शब्द भी कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, यानी कि जो भी आप मजिस्ट्रेट को सूचना दे रहे हैं अपराध के बारे में कि साहब एक अपराध हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर
हमें दिमाग में एक बात और रखनी है कि परिवाद अलग है और सूचना देना अलग है। ठीक है, सूचना क्या, मजिस्ट्रेट को आप जाकर बता दिए कि साहब बाहर कचहरी के बाहर एक मर्डर हो गया। मजिस्ट्रेट को क्या मतलब है, संज्ञान ले या न ले, या वो उसको लगता है कि जाओ भाई पुलिस अधिकारी देखेगा ही, क्या हमको मतलब है, क्यों हम जबरदस्ती का सर दर्द लें। तो सूचना, अगर आप सिर्फ सूचना दे रहे हैं तो मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है। मजिस्ट्रेट उस मामले पर न्यायिक माइंड का या जुडिशियल माइंड का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर आप परिवादी के रूप में आते हैं, परिवाद के रूप में, ठीक है, तो वहां पर वो बाध्य है अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के। तो यहाँ पर वो सूचना परिवाद के रूप में कब होगी, जब आप कंप्लेंट पे ये महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं, क्या, मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, यानी कि आप प्रेयर करेंगे उस कंप्लेंट के माध्यम से कि साहब एक अपराध हुआ है, अपराधी कौन है इससे हमको मतलब नहीं है, और मैं ये चाहता हूं कि इस पर आप अपना एक्शन लें, इस पर आप कार्रवाई करें, इस पर प्रोसीडिंग, इसको प्रोसीडिंग के रूप में आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो कार्रवाई करने की दृष्टि से अगर कोई सूचना दी गई है, याद रखना, कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से अगर आपने सूचना दिया है तो वो परिवाद कहा जाएगा, अन्यथा सूचना सिर्फ सूचना रहेगी। सूचना बाध्यकर नहीं होती है मजिस्ट्रेट पर, लेकिन परिवाद के संदर्भ में मजिस्ट्रेट को कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हाई कोर्ट था, एक मिनट इसको देखते हैं कहाँ गया। हाँ, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बस एक अगर रट सकते हैं तो रख लीजिएगा कि हाई कोर्ट कहाँ पर दिया गया। ठीक है, बस यही है, बाकी हाई कोर्ट के बारे में आता होता नहीं, अंदर का मैटर होने की आवश्यकता नहीं। हाई कोर्ट कहाँ दिया है, तो 2E में। ठीक है, 2E में, बस यही, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये भी वही हाई कोर्ट का वाला ही है, भारत इंडिया 2F, इतना ही याद रखिएगा, अंदर की चीजें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो जो आता है उसको बस आप जानिए, फालतू चक्कर में आप पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा। हाँ, अब आपका आता है इंपॉर्टेंट, ये आपका जांच। ठीक है, इंक्वायरी, जांच, हिंदी मीडियम वाले दिमाग में रखिएगा, जांच से क्या है, 2G, जा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, 2G। ठीक है, 2G यानी जांच, 2G यानी जांच। ठीक है, तो 2G को भी दिमाग में रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2G, जांच। ठीक है, और जांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंक्वायरी। तो इंक्वायरी जांच से अभिप्रेत है, विचारण से भिन्न, यानी कि जांच में स्पष्ट रूप से दिया गया कि ये विचारण से भिन्न प्रक्रिया है। ये विचारण से क्या है, भिन्न प्रक्रिया है, जो कि कौन करता है, साफ बात, दो शब्द दिमाग में रखना है कि मजिस्ट्रेट और न्यायालय। ठीक है, जांच कौन करता है, ये आएगा कि जांच कौन करता है, तो पुलिस अधिकारी मत मार दीजिएगा। ठीक है, क्या आप वहां पर करेंगे, मजिस्ट्रेट या न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है कि सिर्फ मजिस्ट्रेट, सिर्फ न्यायालय, या दोनों, या दोनों का। ठीक है, मजिस्ट्रेट और न्यायालय दोनों द्वारा जांच किया सकता है। एक शब्द आया विचारण। ठीक है, तो विचारण से भिन्न होगा, विचारण से भिन्न प्रक्रिया होगी। ठीक है, जो कोर्ट है मित्रों, कोर्ट दो प्रकार की प्रक्रिया करता है। ठीक है भाई, तीनों शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, जो कि पुलिस अधिकारी करता है, किस लिए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए, यहीं पर दिया है अन्वेषण। पुलिस अधिकारी करता है। जांच कौन करता है, जांच, यस साफ दिया है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है। ठीक है, तो ये मजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है। इसके अलावा कोर्ट या मजिस्ट्रेट क्या करता है, वो विचारण भी करता है, ट्रायल करता है। ठीक, तो विचारण और ट्रायल एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, तो विचारण की परिभाषा पूरे सीआरपीसी में कहीं भी नहीं दी गई। ठीक है, तो विचारण का एक सामान्य अर्थ ये होता है कि विचारण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मजिस्ट्रेट या तो अभियुक्त का क्या करता है, अभियुक्त को दोषी ठहराता है, कन्विक्शन करता है, या उसका क्या करता है, एक्विटल करता है, उसे दोष मुक्त करता है। ठीक है, तो ऐसी प्रत्येक कार्रवाई जिसका अंत
अभियुक्त के दोष मुक्त या दोष सिद्धि के रूप में होता है, कन्विक्शन या एक्विटल के रूप में होता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? विचारण कहा जाता है। ठीक है, तो जांच होती ही है और जांच के बाद क्या होता है? मजिस्ट्रेट अगर संज्ञान ले लिया तो अच्छी बात है, तो उसके बाद से वो आरोप बनाता है। ठीक है, अब भाई ये प्रश्न होगा ना कि सर जांच और विचारण को हम किस लेयर पर लेकर चलेंगे? कहाँ हम मानेंगे कि ये प्रक्रिया जांच चल रही है, ये प्रक्रिया विचारण चल रही है? तो याद रखिएगा कि विचारण को हमने ये कहा था, विचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अंत दोष सिद्धि या दोष मुक्ति होती है, एक्विटल या कन्विक्शन होता है। और इसके लिए वो विचारण कब शुरू होता है? इसके लिए जब हम ट्रायल का चैप्टर देखेंगे तो उसके अंतर्गत दिया गया। ठीक है, सामान्य तौर पर आरोप या तो बनाया गया है या तो आरोप बताया जाता है। किसको? एक्यूज को। एक्यूज को या तो आरोप लिखकर बनाकर मजिस्ट्रेट बताता है या तो ओरली उसे पढ़कर सुनाता है। ठीक है, कि आपके विरुद्ध ये चार्ज है। तो जब आरोप बन जाता है, आरोप पढ़कर सुनाया जाता है, तब जाकर समझ जाइए कि अब ट्रायल की शुरुआत हो गई है। ठीक है, तो आरोप बनाया जाना, उसे पढ़कर सुनाया जाना, और यही विचारण की शुरुआत होती है और उसका अंत वही दोष सिद्धि या दोष मुक्ति की। और उसके अतिरिक्त आरोप के पहले की जितनी अवस्थाएं हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? वो इंक्वायरी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, दोनों सब ध्यान दीजिएगा, ये आई से है और एक किससे स्टार्ट होता है? बोलिए, ई से। इंक्वायरी। ठीक है, एक इंक्वायरी है ये जांच, और एक होता है इंक्वायरी जो आप रेलवे पर जाते हैं पूछताछ करने के लिए। ठीक है, या पुलिस अधिकारी भी जब करता है, आप सामान्य तौर पर कई बार आप देखे हैं कि डीएम ने जांच के लिए पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की। वो जो डीएम जांच के लिए करता है वो ये है इंक्वायरी, पूछताछ के लिए करता है। ठीक है, पूछताछ यानी पुलिस अधिकारी इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी ई से, और ये जो है ये आई से है, जो कि पुलिस ये मजिस्ट्रेट और क्या करता है? कोर्ट करता है। तो दोनों शब्दों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये दिमाग में हमें रखना पड़ेगा। तो विचारण के पहले की जितनी प्रक्रिया हैं वो जांच के अंतर्गत आएंगी। इसके संदर्भ में एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे कि मेंटेनेंस कार्रवाई। ठीक है, मेंटेनेंस कार्रवाई या इस प्रकार की जो भी कार्रवाई होती है उसमें ये आरोप नहीं बनाया जाता। किसमें? मेंटेनेंस में कोई आरोप का गठन नहीं होता है या आरोप पढ़कर नहीं सुनाया जाता है। वो उस प्रकार की जो भी चीजें हैं वो जांच के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भरण पोषण की जो प्रक्रिया है वो विचारण के अंतर्गत आएगी कि जांच के अंतर्गत आएगी? तो आप क्या उसमें टिक मारेंगे? जांच के अंतर्गत, क्योंकि उसमें विचारण की जो प्रक्रिया होती है, जो आरोप बनाया जाता है, वो भरण पोषण के प्रक्रिया में बनाया नहीं जाता है। ठीक है, तो जब आरोप नहीं बनाया जाएगा तो प्रक्रिया विचारण शुरू ही नहीं हुई। तो इस वजह से मेंटेनेंस की जो भी कार्रवाई है वो जांच के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ये इसके जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हमने बता दिया है। हाँ, ये सेक्शन आपको दिमाग में रखना है कि 2G में है। ठीक है, 2H इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, अन्वेषण 2H में दिया गया। ठीक है, ये जांच के बाद अन्वेषण है। ये सेक्शन जो आपको बार बार हम एक ही बात को कई बार दोहराए, इस वजह से दोहराए हैं कि इसको भी आपको दोहराना है। ठीक है, सेक्शन याद रखना पड़ेगा, 2H, 2J या 2H। ठीक है, अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां हैं जो इस संहिता के अंतर्गत कौन करता है? पुलिस अधिकारी। हाँ जी, पुलिस अधिकारी। ठीक है, पुलिस अधिकारी किस लिए करता है? साक्ष्य एकत्र करने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य भी आ सकता है कि अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है? यस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, पुलिस अधिकारी करता है या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा, इस भाई पुलिस पर विश्वास नहीं है, पुलिस ठीक ठाक से काम नहीं कर रही है, तो आप न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ जा सकते हैं। तो मामला अगर वो चाहे तो पुलिस के अतिरिक्त वो सीबीसीआईडी को भी मामला वो दे सकता है। बल्कि जो भी अन्वेषण करने वाली एजेंसियां जैसे सीबीआई, सीबीसीआईडी, ये सब क्या है? सीबीसीआईडी स्टेट की होती है और सेंट्रल की सीबीआई होती है। तो इन संस्थाओं को भी, जो अन्वेषण करने वाली संस्थाएं हैं, जो एविडेंस कलेक्शन करने के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं, उनको
मजिस्ट्रेट अगर ये काम देता है, ठीक है, तो उनके द्वारा भी किया गया कार्य किसका क्या कहलाएगा? अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन कही जाएगी, ठीक है। तो इसका उद्देश्य साक्ष्यकार, पुलिस अधिकारी या ऐसी कोई संस्था जिसे मजिस्ट्रेट इस निमित्त, किस निमित्त? साक्ष्य एकत्र करने के लिए नियुक्त करती है, उसकी कार्रवाई को क्या कहा जाता है? अन्वेषण की कार्रवाई कही जाती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप जानते हैं 161 60 तमाम तरह के सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें पूछताछ करती है, बयान रिकॉर्ड करती है। 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष वो बयान वो करवाती है। तो तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, गिरफ्तारी से लगाए सब कुछ, ये अन्वेषण के दौरान ही पुलिस अधिकारी करते हैं, ठीक है। तो इसका अलग से चैप्टर 12 हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका आने वाला है न्यायिक कार्रवाई, जुडिशियल, बस ये जुडिशियल प्रोसीडिंग किसमें दिया है? बस इसको 2I आया है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, या तो वो आया हुआ है या तो संभावित है। तो 2I, ठीक है। तो ये इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। साक्ष्य वैध रूप से किस पर लिया जाता है? एफिडेविट पर, ठीक है। एफिडेविट पर जो भी एविडेंस लिया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? न्यायिक कार्रवाई। तो यही 2I जुडिशियल प्रोसीडिंग किस में दिया गया है? 2I, काम खत्म, ठीक है। किसी न्यायिक स्थानीय अधिकारता कोई आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेक्शन अगर याद रख सकते हैं तो जुरिडिक्शन, लोकल जुरिडिक्शन है, लोकल जुरिडिक्शन J से दिया है, 2J अगर याद आ गया तो ठीक है, ठीक है। तो सिर्फ यही, बाकी अंदर आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी CRPC रट कर आप करेंगे क्या? तो सिर्फ आप वही रटिए जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन, हाँ, ये क्वेश्चन कई बार बना है 2K, ठीक है। 2K में ये मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बताया गया। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया से अर्थ क्या है? इसको 2K और रीड विथ सेक्शन कौन सा? सेक्शन 8, ठीक है। इसको भी देखेंगे तो वही बातें यहाँ मिलेगी। मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट से वह महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अंतर्गत महानगर क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है। या घोषित समझा जाता है, वही उसकी वहाँ का जनसंख्या कितना होना चाहिए? 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। और साथ में ये नहीं कि कोई भी जनसंख्या 10 लाख हो गई तो अपने आप वहाँ पर वो महानगर क्षेत्र हो जाएगा, नहीं जी। जनसंख्या भी होनी चाहिए और साथ में राज्य सरकार ने बाई नोटिफिकेशन द्वारा, गजट, ठीक है, गजट में बाई नोटिफिकेशन द्वारा उस क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करें, ठीक है। जनसंख्या और साथ में एक डिक्लेरेशन जो कि गजट में नोटिस द्वारा राज्य सरकार, स्टेट ऐसा उस एरिया को घोषित करती है। तो वो एरिया क्या कहा जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो 2K और सेक्शन 8 दोनों महानगर क्षेत्र के संदर्भ में, ये दोनों सेक्शन दिमाग में रखना। और महानगर क्षेत्र कहते थे तो वो आपको हमने बता दिया, ठीक है। अधिसूचना ये सब मत, हाँ, ये देखिए आपका छूटा था 12, ठीक है। 12 यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने पढ़ा था किसमें? 2C में। 2C में कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध, ठीक है। संज्ञेय अपराध, वहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि प्रथम अनुसूची के कॉलम 4 में। और वहां एक बात और आपको बताना भूल गए थे वहां पर, कि वहां पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। यानी कि वो गिरफ्तारी के लिए किसी मजिस्ट्रेट का अरेस्ट वारंट आवश्यक नहीं होता, ठीक है। तो वो गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि मामला क्या है? कॉग्निजेबल है। लेकिन 2L में जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिफिनेशन दिया गया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एक ऐसा अपराध जिसके लिए, या ऐसा कोई मामला जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल में गिरफ्तारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के नहीं हो सकता, क्लियर है। तो वो आपको ये 12 में दिया गया है। और इसके लिए कौन से अपराध संज्ञेय हैं, कौन से अपराध असंज्ञेय हैं, तो इसके लिए कहाँ जाएंगे? यस, फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 4 में दिया गया है कि कौन कौन से। और अन्य अपराधों के संदर्भ में अभी हमने बात किया, तो वहां पर क्या है? जो 3 वर्ष से नीचे के जो ऑफेंस है वो किसके अंतर्गत आएंगे? असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएंगे। अन्य विधियों के संदर्भ में स्पेशल वहां पे
संदर्भ में, ठीक है। तो ये सब बातें जो मोटी मोटी हैं वो आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अधिसूचना कोई आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़िए। कोई नॉन इम्पोर्टेंट है, अपराध, यस, अपराध को जो इसका डिफिनेशन 2N में दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आता है अपराध, यस। अपराध का परिभाषा कई बार पूछा गया सीआरपीसी में कि अपराध की परिभाषा कहाँ पर दी गई है, तो 2N में, ठीक है। तो वही इसको तो कई बार आप लोग दिमाग में रखे होंगे कि इससे कोई इसका अर्थ क्या होता है, कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल बाय एनी लॉ, ठीक है। एनी लॉ दिया गया है जो कि उस समय इन्फोर्समेंट में हो, ठीक है। तो ऐसा कोई विधि जो कि तत्समय प्रवृत्ति हो और उसके अंतर्गत किसी कार्य या लोभ को क्या घोषित किया गया है, दंडनीय घोषित किया गया, ठीक है। तो ऐसा अपराध, ऐसा कोई कार्य किसके अंतर्गत आता है, अपराध के अंतर्गत आता है, कार्यारूप अपराध के अंतर्गत, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक शब्द और दिया है, पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20, ठीक है। धारा 20 के अंतर्गत परिवाद किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हम दिमाग में रखेंगे कि अपराध के अंतर्गत ये शब्द, मित्रों, आप पूछ सकते हैं कि सर ये पशु अत्याचार सिर्फ इसी अधिनियम का यहाँ पर प्रयोग किस लिए गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि इस अधिनियम का खास तौर से जिक्र इस वजह से किया गया कि अपराध में आप जानते हैं कि इसमें जो भी होता है या तो आप प्रतिकर मांगिए, कंपनसेशन मांगिए, ठीक है, या आप पर फाइन आप पर ठोका जाता है, किसमें, क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में या तो जेल की सजा होती है, कारावास आपको होता है, ठीक है, या आप पर फाइन या जुर्माना ठोका जाता है, या प्रतिकर यानी कि कंपनसेट, आप उस व्यक्ति को करो, कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही 3 चीजें ये आपराधिक विधि में आती है, ठीक है। और एक जो शब्द आता है क्षतिपूर्ति, डैमेजेस, तो डैमेजेस अपराध का, आपराधिक विधि का शब्द नहीं है, ये किसका शब्द है, ये सिविल विधि का शब्द, सिविल विधि का, ठीक है। लेकिन ये जो पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत जब परिवाद आप करते हैं, यानी कि आप इस बात का कंप्लेन करते हैं कि मेरा जो पशु था, मेरा जो कैटल था, जो बाहर टहल रहा था, उसे बेवजह हमारे पड़ोसी ने नगर निगम को बुलाया और उसे कैटल हाउस में बंद करवा दिया, ठीक है। और उसके द्वारा मुझे, मेरे व्यवसाय को, भाई दूध हम दूधते थे, हमारे कई पशुओं को पड़ोसी ने कंप्लेंट करवा दिया और नगर निगम उठा कर लेकर चला गया, मेरा नुकसान हुआ और उसकी भरपाई मुझे करवाया, यानी कि डैमेजेस दिलवाया जाए, जबकि डैमेजेस क्रिमिनल लॉ का शब्द नहीं है, डैमेजेस किसका शब्द है, सिविल का। लेकिन यहाँ पर धारा 20 के अंतर्गत जब आप परिवाद करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो उस समय डैमेजेस की मांग करते हैं कि पड़ोसी से डैमेजेस दिलवाया जाए कि मुझे इतना नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से ये खास तौर से सेक्शन 20 का, क्योंकि इसमें मांग क्या की गई है, क्षतिपूर्ति डैमेजेस, जो कि किसका शब्द है, सिविल विधि का ये शब्द है, याद रखिएगा, सिविल विधि, ठीक है, सिविल विधि का। इसी वजह से विशेष तौर से इसको जिक्र कर दिया गया है कि आप परिवाद के माध्यम से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं, डैमेजेस की, ठीक है। तो ये अपराध की जो परिभाषा है, इसे भी आप सेक्शन वाइज दिमाग में रखें। नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट पुलिस थाजंग ओ 2O में, ठीक है। कह तो रहे हैं कि इंग्लिश वाला ही थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि कुछ शब्द तो एकदम मैच कर रहा है, ठीक है। ऑफिसर ओ लिखा है, ठीक है। तो ओ को यहाँ पर हम 2O को पुलिस थाने का भाषा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो इसको ऑफिसर से हम याद रखेंगे, 2O में दिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बात याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है, जो शामिल है तो शामिल है, अगर थानाध्यक्ष महोदय नहीं रहते हैं तो कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर, कांस्टेबल से पंक्ति से ऊपर जो अधिकारी है वो थाने का SHO हो सकता है। मान लीजिए 2 स्टार वाले भाई साहब नहीं है, यानी कि जो SI महोदय वो नहीं है, बीमार है, चाहे अनुपस्थित हैं या राउंड पर गए हैं, ठीक है। तो वर्तमान जो प्रभार है वो उसको कौन संभाल सकता है, कम से कम कांस्टेबल, जिसको हम दीवान जी कहते हैं यूपी में, ठीक है। और भी स्टेटों में उनका कोई नाम होगा, वो
व्हाइट कलर का वहां पर पट्टा रहता है उनके वर्दी पर, ठीक है, व्हाइट कलर का पट्टा रहता है। तो वो कौन होते हैं? दीवान जी होते हैं। तो दीवान जी वो भार साधक अधिकारी के रूप में आ सकते हैं, या राज्य सरकार चाहे तो वो किसी भी अन्य पुलिस, यानी कि राज्य सरकार अगर ऐसा डायरेक्शन उस पर्टिकुलर स्टेट की दे दे कि नहीं सिपाही भी ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है। राज्य की सरकार है, राज्य की पुलिस है, वो जो चाहे वो कर सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखिए, कांस्टेबल से ऊपर का व्यक्ति इस प्रकार का प्रभारी हो सकता है, अगर उसका प्रभारी उस समय उपस्थित नहीं हो तो, ठीक है। तो ये 2O दिमाग में हमको रखना है, ऑफिसर इन चार्ज, ठीक है। स्थान प्लेस पी से देखिए, इसी वजह से क्या है कि इंग्लिश वाला ही देखिएगा, ठीक। 2P क्या है? प्लेस, ठीक है, स्थान। तो स्थान में कुछ नहीं, ये इन शब्दों को याद रखो, क्योंकि आता है कि स्थान में क्या क्या शामिल है। आज इसी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, स्थान में क्या क्या शामिल है। तो यस, इसमें हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेकेल, वेसल, सब कुछ आता है, ये दिमाग में हमें रखना है, ठीक है। गृह, भवन, तंबू, यान, जलयान, ये आपको आता है। ये कितने शब्द हैं? 5 शब्द। तो पांचों शब्द को जुबान पर रखना है कि ये स्थान के अंतर्गत आता है, क्योंकि ऑप्शन दे देगा इसके अंतर्गत क्या ये शामिल है, खेत शामिल है, बागान शामिल है, तो नहीं शामिल है, बस यही शब्द शामिल है, ठीक है। ये दिमाग में हमको रखना है। इसके अलावा प्लीडर को क्यू से दिया गया है, 2Q से, ठीक है। प्लीडर, बस प्लीडर को जान जाओ, अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्लीडर कहां पर दिया है? 2P के बाद Q, ऐसे उसको याद रखिएगा। तो प्लीडर को 2Q में परिभाषित किया गया है, बस इससे ज्यादा आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, 2R पुलिस रिपोर्ट, यस, R पुलिस रिपोर्ट, R से पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। तो ये भी हमको दिमाग में रखना है कि 2R को भी दिमाग में। पुलिस रिपोर्ट से क्या है? पुलिस रिपोर्ट से मतलब ये है कि धारा 173(2) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी जब अन्वेषण के पश्चात मजिस्ट्रेट को, कौन सा मजिस्ट्रेट? संबंधित मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकार, जुरिडिक्शन रखने वाला मजिस्ट्रेट, उस मजिस्ट्रेट को जब अपना रिपोर्ट भेजता है कि साहब अन्वेषण हो गया, अभियुक्त जिसके खिलाफ FIR हुआ है, या जो भी संबंधित व्यक्ति हैं जिस पर संदेह है कि वो अपराध किए हैं, तो उनके संदर्भ में अन्वेषण की रिपोर्ट क्या है, ठीक है। फाइनल FIR यानी कि उन्हें छोड़ दिया गया है, छोड़ने का पुलिस अधिकारी को विचार है, या पुलिस अधिकारी की विचार है कि नहीं उस पर मुकदमा चलाया जाए, यानी कि चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट इस पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से, यानी कि धारा 173(2) के फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट दिया गया धारा 173(2) में, ठीक है। तो 173(2) में FR फाइनल रिपोर्ट जो धारा 169 के तहत थानाध्यक्ष महोदय तय करते हैं, या 170 के तहत वो चार्जशीट बनाने का विचार बना रखे हैं। तो दोनों फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट 173(2) के माध्यम से पुलिस रिपोर्ट कही जाती है, जो कि किसे भेजा जाता है? जो जुरिडिक्शन रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है, ठीक है। तो ये पुलिस रिपोर्ट, पुलिस थाना, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि स्टेशन 2S पुलिस स्टेशन से याद रखिएगा 2S, ठीक है। तो कुछ शब्दों को ऐसे मैच कराकर याद करने का तरीका यही है भी, ठीक है। तमाम लोग तो इस पर पोएम भी बना लेते हैं, कथा कहानी बना लेते हैं, याद करने का तरीका है, ठीक है। तो जिस तरीके से याद करिए, बस आपसे लर्न करिएगा, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन CRPC के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासतौर से APO में तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रटने वाले तोता बनाया जाता है APO में, क्लियर है। HGS में तो ठीक है, HGS में सेक्शन वाले कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा आते हैं, जैसे UPSS में आएंगे कॉन्सेप्ट वाले, लेकिन सेक्शन वाले APO में, या राजस्थान APO के लिए सेक्शन आपको रटना पड़ेगा, और वो भी इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट मत छुएगा फालतू। कितना रटोगे, कितना दिमाग है, ठीक है। तो जाने की आवश्यकता है, बस याद रखिएगा पुलिस स्टेशन, यस, अंदर छूने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लोक अभियोजक, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की गई। लोक अभियोजक आप जानते हैं किसमें दिया गया है? धारा 24 में, ठीक है। तो लोक अभियोजक का मतलब ये है कि धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति
क्या कहलाता है? लोक अभियोजक। और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला भी व्यक्ति आता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, हो सकता है कि लोक अभियोजक कहते किसे हैं? धारा 24 के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति, या धारा 24 के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति और उसके डायरेक्शन में काम। अब ये मसला, उसके डायरेक्शन में काम करने वाला व्यक्ति कैसे होगा? नहीं जी, दिया है डायरेक्ट, आप उसको करिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के डायरेक्शन के अंतर्गत कार्य करने वाला भी व्यक्ति आएगा। सहायक लोक अभियोजक कहां पर दिया गया है? हाँ, धारा 25 में दिया गया। ठीक है, सहायक लोक अभियोजक धारा 25 में। लोक अभियोजक जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्त होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो धारा 24 में है। और मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में जो अभियोजक सरकारी जो अभियोजक होते हैं, जो नियुक्त होते हैं, उन्हें सहायक लोक अभियोजक कहा जाता है, जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कोर्ट होते हैं जिले में, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, तो सेशन कोर्ट के लिए लोक अभियोजक, साथ में हाई कोर्ट के लिए भी लोक अभियोजक, जो धारा 24 में है। धारा 25 के अंतर्गत जो सहायक लोक अभियोजक होते हैं, वो कहां पर नियुक्त होते हैं? वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, बस ये इसको जानने की, ये कुछ नहीं आता है। समन, यस, 2W बहुत इंपॉर्टेंट, 2W। ठीक है, 2W समन मामला से ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित है, जो वारंट मामला नहीं है। ठीक है, तो 2W और 2X। 2X में क्या है? वारंट है। ठीक है, तो समन मामला, यस, समन मामला। आप समन मामला कैसे मामले कहते हैं? जो छोटे मामले होते हैं, 2 वर्ष से नीचे तक के जो भी मामले होते हैं, 2 वर्ष तक। ठीक है, तो वो मामले क्या कहलाते हैं? समन मामला। ठीक है, समन मामला है, वारंट मामला है। इसका अर्थ क्या हुआ? इनके विचार की प्रक्रिया अलग अलग दी गई। ठीक है, क्योंकि समन मामला छोटे मामले होते हैं, 2 वर्ष तक के मामले होते हैं, तो इनकी प्रक्रिया, इनके भी जो इनका जो ट्रायल चलता है, वो उसकी प्रक्रिया आसान होती है। इसमें आरोप बनाया नहीं जाता है। ठीक है, आरोप बस पढ़कर सुना दिया जाता, समझा दिया जाता है, रिटर्न कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उसको वो एक आसान होता है तरीका समन मामला। और वारंट मामले चूंकि 2 वर्ष से ऊपर के मामले होते हैं, तो उसमें आरोप बनाया जाता है, पढ़कर सुनाया जाता है, सब कुछ ए से लेकर जेड तक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि समन मामला में क्या आरोप का बनाया जाना अनिवार्य होता है? नहीं जी, अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन वारंट मामलों में आरोप का बनाया जाना क्या होता है? अनिवार्य होता है। ठीक, तो समन मामला 2W बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीड़ित जोड़ा गया था, W2W बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और अब ये कई बार आ चुका है। ठीक है, तो पीड़ित एक तो 2WA में दिया गया है। इसके अलावा वो कैसा व्यक्ति होता है? तो हाँ, उससे एक्ट या ओमिशन, कार्यालोप से ही क्या होता है? अपराध का गठन होता है। कार्यालोप से ही व्यक्ति को जब क्षति होती है और वो कार्यालोप तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा क्या घोषित किया गया है? दंडनीय घोषित किया गया, तभी तो अपराध होगा। ठीक है, तो कार्यालोप के द्वारा किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हानि, ठीक है, हानि और क्षति दोनों शब्द दिमाग में हमें बना लेना है। ठीक है, कि दोनों शब्द इसके अंतर्गत आएंगे, हानि भी है और क्या है? क्षति भी है। ठीक है, तो दोनों शब्द आएंगे और उसके अंतर्गत अभियुक्त पर क्या लगाया गया है? आरोप लगाया गया है। तो पीड़ित के और मेनली क्वेश्चन क्या बनता है? अब जो क्वेश्चन, एक तो सेक्शन आता है WA, और साथ में पीड़ित व्यक्ति में कौन कौन शामिल है। ठीक है, तो बस यही दिमाग में रखना है कि पीड़ित व्यक्ति में उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी शामिल। पीड़ित व्यक्ति तो है ही, जिसके खिलाफ अपराध का आरोप अभियुक्त पर लगाया गया है, अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया, वो तो व्यक्ति पीड़ित है ही। जिसके साथ आपने मारपीट किया, जिसके साथ आपने गलत कार्य किया जो कि दंडनीय है, तो वो तो व्यक्ति आएगा ही। साथ में अगर वो व्यक्ति महिला है, चाहे वो छोटा सा बच्चा है, तो कौन आएगा? महिला का संरक्षक। पति है तो पति, माँ बाप है तो माँ बाप, जैसी स्थिति है, शादीशुदा है तो पति आएगा। या ठीक है, तो संरक्षक, या अगर विधिक वारिस, यानी कि आप कोई किसी पिता की हत्या हो गई है, तो उस स्थिति में उसका बच्चा क्या कहलाएगा? विधिक वारिस कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बस संरक्षक और विधिक वारिस, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन बस ऐसे बनता है, और साथ में W है। ठीक है, वारंट मामला अभी हमने कहा कि 2X, वहां समन में 2W और 2X। ठीक है, दोनों साथ में याद आपको करना है कि समन मामला, वारंट मामला वही है। हमने आपसे यही कहा था, ये चूंकि बड़ा मामला होता है, इसमें
डेथ पेनल्टी की बात होती है उस अपराध में, ठीक है, उस अपराध में डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट और 2 वर्ष से अधिक है, ठीक है। यानी 2 वर्ष तक के मामले, समन मामले, 2 वर्ष से ऊपर के मामले जिसके अंतर्गत मृत्यु दंड भी शामिल है, आजीवन कारावास भी शामिल है, वो मामले क्या कहलाते हैं? वारंट मामला, ठीक है। वारंट मामला, दोनों का ट्रायल अलग अलग होता है। हमने पहले ही कहा था कि वारंट मामलों में आरोप का बनाया जाना अनिवार्य होता है, समन में आरोप का बनाया जाना अनिवार्य नहीं होता, ठीक है। बस ये आपको दिमाग में रख लेना है कि वारंट मामला क्या है, समन मामला क्या है और सेक्शन कौन कौन से है, ठीक है। तो ये दिमाग में हमको रखना है। इसके अलावा वर्ड ये सब छोड़िए, ठीक है। उन शब्दों जो परिभाषित है किंतु भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की धाराओं के अकॉर्डिंग ही ये बनाया गया, ठीक है। तो अगर कोई शब्द जो कि सीआरपीसी में नहीं दिए गए हैं, जिन शब्दों का अर्थ और आईपीसी में दिए गए हैं, ठीक है, या तो आईपीसी का जो शब्द है उसका ही अर्थ सीआरपीसी में भी प्रयोग होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, तो जो शब्द इसमें परिभाषित है वो सीआरपीसी में प्रयोग होंगे, जो सीआरपीसी में परिभाषित है वो आईपीसी में प्रयोग होंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट आपको हमने बताया, ठीक है, सेक्शन 2, ठीक है। अब बाकी सेक्शन 3 में कुछ है नहीं, सेक्शन 3 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही दिमाग में हमको रखना है। सेक्शन 2 तो पूरा कायदे से हमने पढ़ाया, समझाया भी कि कैसे क्वेश्चन, सेक्शन 3 आता होता नहीं है। बस इसमें इतना याद रखिएगा कि जहां सेक्शन 3 का जो सार है वो यही है कि भाई 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, महानगर और अन्य क्षेत्र, ठीक है। तो महानगर क्षेत्र के संदर्भ में कभी भी सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट का उपयोग करेगा तो सीधे लिखेगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो कभी भी प्रयोग होगा तो महानगर के क्षेत्र में शब्द प्रयोग होगा। इसके अलावा कहीं भी सिर्फ मजिस्ट्रेट शब्द प्रयोग हुआ है तो मजिस्ट्रेट का अर्थ ये आप समझिए क्या, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट का अर्थ क्या होता है? प्रथम क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट। सेकंड द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट अगर प्रयोग किया गया है तो द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। कहीं भी अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग करना है तो वहां पर सीआरपीसी, क्योंकि ये शब्द बार बार आपको आगे मिलेंगे, मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक। तो सेक्शन 3 इसी बारे में कह रहा है कि जहां पर भी मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ आप न्यायिक मजिस्ट्रेट समझिएगा। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट शब्द या जैसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के प्रति अगर कोई डायरेक्शन है तो वहां पर स्पष्ट लिख देगा क्या, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर एरिया के संदर्भ में अगर कहीं भी डायरेक्शन है तो महानगर मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। बस यही सेक्शन 3 में, बाकी अंदर कथा कहानी जानने की आवश्यकता नहीं है, नॉन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हाँ, जो है आपको हमने बता दिया, ठीक है। अब देखिए ये सब ये कथा कहानी इसका सेक्शन 3 का है, ठीक है, सब सेक्शन 3 का है, ठीक है। एक बार देख लेना, वैसे जो हमने बताया उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब सीधे आते हैं हाँ, सीधे आते हैं सेक्शन 4 पर, ठीक है। सेक्शन 4 भारतीय दंड संहिता या अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो भी अन्वेषण, जांच और विचारण होगा वो किसके अंतर्गत होगा? सीआरपीसी के अंतर्गत। और कहां हम देखेंगे? हाँ जी, प्रथम अनुसूची के पार्ट 1 में, प्रथम अनुसूची के पार्ट 1 में हम देखेंगे कि टोटल आईपीसी की ही कहानी है। सारे सेक्शन जो भी जिसमें दंडिक प्रावधान दिए गए हैं, सारे सेक्शन लाइन से दिए गए हैं, सेक्शन दिया गया है, परिभाषा दी गई है और बाकी उसका संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, जमानती है कि अजमानती है, किस न्यायालय द्वारा विचार योग्य है, सब कुछ ए से लेकर जेड तक दिया है। कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध किया गया, प्रथम अनुसूची के पार्ट 1 खोलकर बैठ जाइए, सारा कहानी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य विधियों की बात की, यानी कि सीआरपीसी न सिर्फ भारतीय दंड संहिता पर लागू होती है बल्कि अन्य विधियों के संदर्भ में भी लागू होती है, ठीक है। तो अन्य विधियों के संदर्भ में अनुसूची शेड्यूल फर्स्ट का पार्ट
सेकेंड हमने कई बार क्लास में अभी आपको बताया, वो पार्ट सेकेंड हम देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट सेकेंड तभी हम देखेंगे जब उस अनुविधि या उस स्पेशल एक्ट में प्रोसीजर पार्ट दिया नहीं गया, ठीक है। प्रोसीजर पार्ट अगर नहीं है तो अन्य विधियों के संदर्भ में भी सीआरपीसी लागू होगी, और इसके लिए अनुसूची या शेड्यूल फर्स्ट का पार्ट 2 हम देखेंगे, जिसके संदर्भ में हमने आपको बताया कि 3 वर्ष से ऊपर के मामले अजमानती संज्ञेय कहे जाएंगे, और 3 वर्ष से नीचे के मामले क्या कहे जाएंगे, जमानती और नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। तो ये हम सेक्शन 4 के द्वारा हम ये बात देख लिए, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 5 यस सेविंग, ठीक है। इसके प्रतिकूल किसी भी निर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता विशेष स्थानीय यानी कुल मिलाकर अगर कोई स्पेशल लॉ बना है, क्या बना है, स्पेशल, ठीक है जी। अगर कोई स्पेशल लॉ बना है या अगर कोई लोकल लॉ बना है, लोकल लॉ दोनों की बात किया गया, ठीक है। यहाँ पर विशेष की बात किया है या स्थानीय विधि, ठीक है। स्पेशल लॉ और लोकल लॉ अगर बना है और उसका कोई प्रोसीजर दिया गया है तो याद रखिएगा वही प्रोसीजर क्या होगा, मान्य होगा। यानी कि अगर स्पेशल लॉ का प्रोसीजर कुछ बात कह रहा है और सीआरपीसी की बात कुछ कह रही है, ठीक है, तो याद रखना प्रोसीजरल जो स्पेशल लॉ और जो लोकल लॉ का जो प्रोसीजर है वही क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि उस पर प्रिविल कर जाएगा, प्रिविल शब्द यूज किया, ठीक है, यानी कि उस पर प्रभावी हो जाएगा, अभिभावी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर स्पेशल एक्ट में, वैसे भी स्पेशल एक्ट बनाया किस लिए गया है भाई, स्पेशल एक्ट बनाने का उद्देश्य यही है कि प्रोसीजर को आसान बनाया जाए, स्पीडी ट्रायल हो, जल्दी काम हो, महिलाओं से संबंधित मामला है, बुजुर्गों से संबंधित मामला है, बच्चों से संबंधित मामला है, कमजोर वर्गों से संबंधित मामला है, एसटी/एससी से संबंधित मामला है, तो उन प्रक्रिया को आसान और जल्दी बनाने के लिए ना वो बनाया गया है। तो इसी वजह से उस प्रक्रिया को क्या किया जाएगा, प्रभावी माना जाएगा सीआरपीसी पर, यानी कि सीआरपीसी की जो लंबी प्रक्रिया है वो इन एक्ट पर लागू नहीं होगा, इनकी जो प्रक्रिया है वही लागू होगा, ठीक है। प्रक्रिया तब लागू होगी जब इस स्पेशल या लोकल एक्ट में खुद की प्रक्रिया नहीं दी गई है, तब जाकर हम सेकेंड पार्ट अनुसूची 1 शेड्यूल फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखेंगे, ठीक है मित्रों। तो इस तरीके से सीआरपीसी का जो सेक्शन 1 से लेकर 5 तक के जो भी प्रावधान है वो हम इस क्लास के माध्यम से देखें, और कहां से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको हमने बता दिया, ठीक है। सीआरपीसी पढ़ने लायक बहुत है और इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा भी जा सकता है और हम पढ़ाएंगे भी, लेकिन अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और खासतौर से प्रीलिम्स जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो कि राजस्थान एपीओ में आएंगे ही आएंगे, कहां से क्वेश्चन बन रहा है वो आपको हमने बताया, ठीक है। इसके अलावा अब जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले हम उसको लेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक से लेकर जेड तक आपको हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, और बस आप इतना ही याद रखो, ठीक है। इसके अलावा कोई एक क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं। हाँ, कोई अगर भांग पीकर ही बैठ गया है और उसको कसम ही खा लिया कि आज हम नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल कर रहेंगे, भैया आयोगों की दशा आप देख ही रहे हैं, ठीक है। खुद ही क्वेश्चन बनाते हैं और उसमें 10-15 क्वेश्चन उसका उत्तर खुद ही उन्हें मालूम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन। मतलब कोई भांग पीकर दारू पीकर बैठ गया, क्वेश्चन पेपर बना दिया, तो क्या करे, ये आपके भाग्य का खेल है। फिलहाल जो एक सामान्य चीज है वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और यही क्वेश्चन आएंगे भी। 2-4 पहले कहा कि भंगेड़ी बैठ गया है बना दिया, तो छोड़ो, उसका भाग्य का खेल है, वो किसी को नहीं आएगा। आपको नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आसान क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट कर ले गए और वो अगर आपसे गलत हुआ तो आप फाइट से बाहर, ठीक है। तो सामान्य क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, और बाकी कठिन क्वेश्चन आपके लिए भी कठिन है, उनके लिए भी कठिन है, वो भी कोई ऐसा 30 मार खान वहां पर नहीं बैठते हैं, सामान्य स्टूडेंट रहते हैं, आप भी वही हैं, वो भी वही हैं। हाँ, उनके जो भी लड़का फाइट में रहना चाहता है उसके सामान्य क्वेश्चन
जो आए हुए क्वेश्चन है या जो सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, बाकी ईश्वर आपके साथ है। चलिए इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।